बहुत बड़ी खबर है। पोलैंड ने नेटो की आपात बैठक बुला ली है और इस बैठक में रूस पर हमले करने के लिए पहले कदम यानी आर्टिकल 4 पर मंत्रणा की जाएगी। अगर नेटो देश सहमत हुए तो महासंग्राम तय है, लेकिन इस महासंग्राम के विलेन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने 9 सितंबर 2025 को पुतिन की हत्या का तीसरी बार प्रयास किया। अगर ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना सोची में पुतिन पैलेस पर हमले नहीं करती तो रूसी फौज भी पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेनी हथियार कॉम्प्लेक्स को टारगेट नहीं बनाती। रूस ने कहा है कि उसका टारगेट पोलैंड नहीं था, लेकिन तीर कमान से निकलकर पोलैंड में गिर चुका है। देखिए कैसे 9 सितंबर को इस महासंग्राम की नींव तैयार हुई, कैसे पुतिन बाल बाल बचे। काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इसके कुछ ही मिनट बाद पोलैंड में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज उठे। पोलैंड में एयर रेड के अलर्ट के सायरन बजते ही ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। इसके बाद लंदन, पेरिस, बर्लिन, हेलसिंकी सहित यूरोप की कई राजधानियों में हॉटलाइन फोन बजने लगे। यूरोप में आपातकाल जैसे हालात हो गए, क्योंकि यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए। हमले के दौरान पुतिन सोची के वोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के पोलैंड सीमा से सटे शहरों पर हमले किए। रूस के ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गए। वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स में नेटो को हाई अलर्ट कर दिया गया। नौ सितंबर का दिन दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर ले गया है। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की का पुतिन की हत्या करने का प्रयास। हमले से 2.5 घंटे पहले पुतिन मॉस्को में थे। फ्लाइट रेडार डेटा के मुताबिक पुतिन के IL-96 300 PU विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी। लाइसेंस प्लेट नंबर RA96024 वाले विमान ने सोची में लैंडिंग की। इसी विमान से पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और यही विमान सोची में हमले से 1.5 घंटा पहले सोची में लैंड हुआ। पुतिन के सोची पहुंचने की खबर यूक्रेन को लग चुकी थी और इस लैंडिंग के कुछ ही मिनट बाद यूक्रेन ने सोची के नो फ्लाई जोन में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर 17 ड्रोन हमले करने की कोशिश की। रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गए। 15 यूक्रेनी ड्रोन काला सागर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिए गए। 2 यूक्रेन ड्रोन क्रास्नोदर में मार गिराए गए। जिस वक्त ड्रोन हमले किए गए उस वक्त पुतिन सोची के बोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का विमान सोची के हवाई अड्डे पर मौजूद था। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर पुतिन की हत्या का प्रयास किया। पुतिन का बोचारोव रूसी पैलेस काला सागर तट के करीब सोची में बना है। पुतिन इस पैलेस में 9 सितंबर की दोपहर पहुंचे थे।
बीते साल वाल्दाई समिट के बाद पुतिन पहली बार इस पैलेस में गए थे। यूक्रेन के ड्रोन पुतिन पैलेस के करीब पहुंचने वाले थे। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के कुल 17 ड्रोन नष्ट किए। रिपोर्ट है कि ड्रोन के मलबे से 6 घर क्षतिग्रस्त भी हुए। पुतिन इस पैलेस में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करते रहे। इटली के पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी इस पैलेस में पुतिन के मेहमान बने थे। उसके बाद से अभी तक कोई वर्ल्ड लीडर यहां नहीं आया। यूक्रेन ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति की हत्या करने के इरादे से हमले किए हैं। नौ सितंबर को सोची के बोचर ऑफ रूसी पैलेस को टारगेट किया गया। 3 अगस्त को भी पुतिन के इसी पैलेस पर हमले की कोशिश हुई। इससे पहले बीते साल 28 अगस्त को यूक्रेन ने सोची के करीबी शहर गेलेंजिक में पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए थे। करीब $1.5 बिलियन के इस पैलेस को भी रूस ने नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। इस पैलेस के नीचे सुरंगों का एक जाल और न्यूक्लियर बंकर भी है। 28 अगस्त 2025 को किए गए ड्रोन हमले में पुतिन के इस पैलेस के करीब 3 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई थी, लेकिन महल को नुकसान नहीं हुआ। नौ सितंबर को पुतिन की हत्या का प्रयास सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि उसके मददगार देशों को भी भारी पड़ा। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूस के 10 शाहिद कामिकाज़े ड्रोन पोलैंड की वायु सीमा में घुस गए। वॉर्सो सहित पोलैंड के 4 एयरपोर्ट्स पर उड़ानें बंद कर दी गईं। यूक्रेन से सटे 3 जिलों में स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। रूसी ड्रोन पोलैंड में 60 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। रूस के ड्रोन 30 मिनट तक पोलैंड की वायु सीमा में देखे गए। यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड की वायु सीमा का उल्लंघन किया। इसे रूस का सोचा समझा हमला माना जा रहा है। खतरा इतना गंभीर था कि पोलैंड में तैनात नेटो के फाइटर जेट्स को इमरजेंसी टेक ऑफ करना पड़ा। और पोलैंड ने लुब्लिन एयरबेस पर तैनात नेटो के F-35 और F-16 जेट का इमरजेंसी टेक ऑफ किया। इन फाइटर जेट्स को रूस के ड्रोन गिराने के मिशन पर भेजा गया। वॉर्सो, लुब्लिन, ज़ेशुफ और मॉडलिन में नागरिक उड़ानें बंद कर दी गईं। नेटो के फाइटर जेट्स ने ड्रोन का पीछा करके उन्हें इंटरसेप्ट किया। यूक्रेन से सटे शहरों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट है कि नेटो वायुसेना ने रूस के सभी ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। ड्रोन्स को ऐसे इलाके में टारगेट बनाया गया जहां आबादी नहीं थी, ताकि ड्रोन का मलबा गिरने से भी कोई नुकसान न हो। लेकिन रिपोर्ट है कि पोलैंड में रूस का एक ड्रोन आबादी वाले इलाके में गिरा है। ये पोलैंड के सीशानाव शहर की तस्वीरें हैं। दावा है कि शहर की एक सड़क पर रूस का ड्रोन गिरने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। पोलैंड पर ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी सांसद ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है, लेकिन ट्रंप से जब इस पर सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। ट्रंप भले ही चुप हो, लेकिन पोलैंड सहित रूस के दूसरे पड़ोसी देशों ने यूरोप को अलर्ट कर दिया है। पोलिश राष्ट्रपति कैरोल नारोकी ने कहा है कि पुतिन यूरोप के दूसरे देशों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ज़पाड युद्धाभ्यास के बहाने रूस में सैन्य तैनाती हो चुकी है। पोलैंड 11 सितंबर से बेलारूस पोलैंड बॉर्डर को बंद कर रहा है।
लिथुआनिया ने कहा है कि रूस उसकी सीमा पर रडार स्टेशन बना रहा है, जो नेटो के लिए बड़ा खतरा है। जिस महासंग्राम की आशंका 3 साल से जताई जा रही थी, जेलेंस्की के ड्रोन हमले के बाद वो वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रही है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है और इस बार दुश्मन सबसे बड़ी एटमी पावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस ने सिर्फ डोनेट्स्क में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना अब डोनेट्स्क के साथ साथ सुमी और खार्किव पर भी कब्जा कर लेना चाहती है। इसके लिए पुतिन सेना पश्चिमी यूक्रेन में हमला कर हथियार गोदामों को तबाह कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काटना चाहती है। इस बात से भड़के जेलेंस्की ने क्रीमिया और ब्लैक सी में रूस को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है और इस तरह से रूस और यूक्रेन में अब पूरब बनाम दक्षिण की जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन में पूरब और दक्षिण की जंग शुरू हो गई है। रूसी सेना पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए हमले कर रही है, तो दक्षिण में यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया और ब्लैक सी में हमले कर रूसी सेना को जख्म दे रही है। पूरब बनाम दक्षिण के इस लड़ाई की वजह से विनाश की आग बहुत ही भयावह हो गई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई प्रांत धधक रहे हैं, तो यूक्रेन के विस्फोट से न सिर्फ क्रीमिया बल्कि ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के बारूदी अभियान से रूस के नेवल बेस पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले पुतिन सेना का पूर्वी अभियान क्या है, इसे समझिए। दरअसल रूसी सेना लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेना चाहती है। यानी पुतिन के टारगेट पर अब यूक्रेन के सुमी और खार्किव प्रांत भी हैं। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रही है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हमला कर रूस ने यूक्रेनी फोर्स को वहीं पर उलझा रखा है। इन हमलों की आड़ में रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। रूस के ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी आधी रात फिर दहल उठी। सीरियल विस्फोट की वजह से कीव में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। वेनेत्सिया में रूस ने मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेन का पावर स्टेशन जल गया। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान तेज हो गया है। डोनेट्स्क में एरियल बम से हमला कर रूस ने यूक्रेन के ठिकाने को तबाह कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद लवीव प्रांत में भी जबरदस्त तबाही मचाई। लवीव में रूस सोची समझी रणनीति के तहत हमले कर रहा है। लवीव में यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रूस पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है। तो पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। पूर्वी फ्रंट पर रूस यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम हैं। पोलैंड से नेटो के हथियार इन्हीं गोदामों में पहुंचते हैं। नेटो के हथियार पश्चिमी यूक्रेन के डिपो में रखे जाते हैं। पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही यूक्रेनी फोर्स को यहीं से हथियारों की सप्लाई होती है और यही वजह है कि पश्चिमी यूक्रेन में रूस के विस्फोट तेज हो गए। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया जा रहा है। इन हमलों के जरिए रूस यूक्रेन के सप्लाई रूट को काटने का प्रयास कर रहा है।
रूस ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमले शुरू किए तो यूक्रेन ने क्रीमिया, बेलगरोद और ब्लैक सी में रूस को जख्म देना शुरू कर दिया। यूक्रेन के हमलों की वजह से क्रीमिया और ब्लैक सी पूरी तरह से दहल गए। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला कर रूस के रडार स्टेशन को जला दिया। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। वहीं ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस की फ्लीट को टारगेट करने का प्रयास किया। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने सीरियल ड्रोन विस्फोट किए। हमले में रूस का ऑयल डिपो जलकर भस्म हो गया। अब यूक्रेनी नेवी ने रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट को तबाह करने की धमकी दी है। यूक्रेनी नेवी ने कहा है कि अगर रूस ने यहां से अपने युद्ध पोर्ट डिप्लॉय करने की कोशिश की तो वो उन्हें टारगेट करेगी। रूस को यह धमकी, रूस के खिलाफ हमले यूक्रेन ने तब तेज किए जब उसे यूरोप और नेटो देशों की हथियार सप्लाई तेज हो गई। और देखिए, यूक्रेन के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि यूरोप और नेटो ने उसे हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। जर्मनी यूक्रेन को 2 पेट्रियट और उसके साथ 3095 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने जा रहा है। इसके अलावा नेटो यूक्रेन को आने वाले दिनों में 1,50,000 करोड़ की मदद देगा, जबकि यूरोपियन यूनियन 41,150 करोड़ रुपए की मदद देने की तैयारी कर चुका है। सवाल यही है कि रूस और यूक्रेन में पूरब बनाम दक्षिण की जो जंग शुरू हुई है उसका परिणाम क्या होगा। अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन सिर्फ नेटो और यूरोपीय देशों की हथियार सप्लाई पर ही नहीं निर्भर है। यूक्रेन स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलों का भी तेजी से निर्माण कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन युद्ध की आग हाल फिलहाल शांत नहीं होने वाली। सर्दी में यह जंग और भी भीषण हो जाएगी। सर्दी में भीषण जंग की आशंका इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ने ही विंटर वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय देश यूक्रेन को वो हर चीज दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूरोप इसी तरह युद्ध की आग को भड़काता रहा, अगर यूक्रेन में पुतिन और उनकी सेना अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, तो रूस यूरोप अभियान शुरू कर सकता है। इसके तहत यूरोप के कई देशों पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूरोप में महायुद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेपाल में 24 घंटे के भीतर एक विद्रोह ने ओली की सत्ता छीन ली। अब फ्रांस की सरकार भी ऐसी चुनौती का सामना कर रही है। नेपाल के बाद फ्रांस में विद्रोह प्रदर्शनों की शुरुआत हुई है। यहां भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और पूरे देश को ठप करने की कोशिश में है। फ्रांस में आंदोलन का नाम ही ब्लॉक एवरीथिंग रखा गया है, यानी देश के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश हो रही है। नेपाल की तरह यहां भी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या फ्रांस की पुलिस टिकी रहेगी या फिर नेपाल की तरह सरकार को वहां भी सरेंडर करना पड़ेगा। 2 दिनों से दुनिया विद्रोह की ऐसी ही तस्वीरें देख रही थी। सोमवार और बुधवार को जैसी गुस्साई भीड़ नजर आ रही थी,
बुधवार की सुबह भी वैसे ही आक्रोश से भरा जन सैलाब नजर आया। नेपाल के बाद फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्रांस के लोग भी सरकार की नीतियों से नाराज हैं। फ्रांस के लोग भी सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर में हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही थी। पुलिस और पब्लिक के बीच जगह जगह झड़प हो रही थी। लोग सड़कों पर वाहनों को आग लगा रहे थे। नेपाल की तरह ही लोगों ने सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर हमले की शुरुआत कर दी। ये फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर का दफ्तर है। फ्रांस में बुधवार की सुबह से ही लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन के लिए लोग एकजुट हुए हैं। आंदोलन का नाम ब्लॉक एवरीथिंग है। 10 सितंबर से विद्रोह का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए लोग संगठित हुए हैं। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनों की शुरुआत होते ही सरकार ने पुलिस की तैनाती कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हर अहम जगहों पर पुलिस की तैनाती है। भीड़ के साथ झड़प के दौरान पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती नजर आई। कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। शुरुआती दौर में ही 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। पेरिस की सड़कों पर 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। प्रदर्शन की शुरुआत में ही करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। सड़क पर आते ही सबसे पहले लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया। ट्रेन सेवा को भी बंद करने की कोशिश होती रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए बसों को जलाया गया। ट्राम सेवा को भी प्रदर्शनकारियों ने बंद करा दिया है। पेरिस के साथ क्लेरमोंट और मार्सिले में भी लोग सड़कों पर नजर आए और इन तीनों शहरों के अलावा कई और जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। फ्रांस में सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी कई महीनों से है। फ्रांस एक तरफ रक्षा बजट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं पब्लिक को मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इसके लिए एक बजट तैयार किया गया था। कटौती वाले बजट की वजह से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव हार गए। तो फ्रांस में विद्रोह की पहली वजह है राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां। मैक्रों सरकार बचत वाला बजट तैयार करने में जुटी है, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं में कटौती हो गई है और लोग नाराज हैं। सरकार कई तरह की छूट को खत्म कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग में आक्रोश है। सरकार की योजनाओं की वजह से पेंशन पर रोक लग गई है। 2026 का कटौती वाला बजट तैयार किया गया है, जिसमें टैक्स बढ़ाना, कई सरकारी योजनाएं बंद करना यह प्रस्ताव है। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन और झड़पें हो रही थी, तो दूसरी तरफ देश में नए प्रधानमंत्री अपना पद संभाल रहे थे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम सेबास्टियन लेकॉर्नु है। लेकॉर्नु राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी हैं। लेकॉर्नु पिछले 2 सालों में 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। लेकॉर्नु प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू से मुलाकात की। मैक्रों को लग रहा था कि पीएम बदलने से विद्रोह थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दल अब मैक्रों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फ्रांस में लोगों की सुविधाओं और योजनाओं में कटौती को लेकर अपनी दलील है। पहली दलील यह है कि देश का कर्ज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। टैक्स और राजस्व में सुधार बेहद जरूरी है। वामपंथी दलों और मजदूर यूनियनों का दावा है कि सरकार आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की जगह गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सरकार ने बजट तैयार किया था ताकि अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सके, लेकिन बजट प्रस्ताव को लेकर संसद में विश्वास मत हुआ, जिसमें बायरू सरकार हार गई। यानी संसद ने उनके बजट और उनकी आर्थिक नीति पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। इसके चलते उनकी सरकार गिर गई और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा।
तो फ्रांस में प्रदर्शनकारी सब कुछ बंद करने का लक्ष्य लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज बस सेवा को बंद करा दिया, ट्राम को रोक दिया गया, रेलवे स्टेशन में घुसकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, सड़कों को बंद कर दिया गया। कोशिश है कि सब कुछ बंद करके मैक्रों को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाए। फ्रांस की वामपंथी पार्टियां और मजदूर यूनियन अब एक साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। 18 सितंबर को देश में राष्ट्रीय हड़ताल है। हड़ताल कई दिनों तक चल सकती है। सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है। यानी आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फ्रांस में विद्रोह शुरू होने के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन माना जा रहा है कि नेपाल की तरह ही ये वक्त के साथ और हिंसक हो सकता है। रेलवे स्टेशन, सड़क, एयरपोर्ट, हर जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। कतर अरब में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी, वो देश जहां अरब में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। इजरायल ने उसी देश की राजधानी दोहा में एयर स्ट्राइक की। इजरायल के टारगेट पर यहां मौजूद हमास की पॉलिटिकल विंग का हेडक्वार्टर था। अब इस हमले के बाद अरब के समीकरण बदलने लगे। एक तरफ अरब के देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं इन देशों को अब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर भरोसा नहीं रहा है। डर है सऊदी और यूएई जैसे अरब के पावरफुल देश अमेरिका को छोड़ ईरान के पाले में जा सकते हैं। नौ सितंबर की शाम कतर में वो हुआ जिसकी कल्पना अरब के किसी देश ने नहीं की थी। कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से पर इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की। दोहा में इजरायल का टारगेट था यह इमारत जो कतर में हमास की पॉलिटिकल विंग का मुख्यालय था। दोहा में इजरायल के हमलों को अरब युद्ध के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें इजरायल के खिलाफ अरब देशों के एकजुट होने के संकेत मिलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले दोहा में इजरायली ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं। Oh my God. दोहा में इजरायल ने हमास के पॉलिटिकल विंग के मुख्यालय को तबाह कर दिया। इजरायल के इस ऑपरेशन में 15 फाइटर जेट शामिल थे। हमास मुख्यालय पर करीब 10 मिसाइलें दागी गईं। दावा है कि इस हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। हमले के वक्त इजरायली प्रधानमंत्री वॉर रूम में मौजूद थे और खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। दोहा पर इजरायल की बमबारी कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इन सीसीटीवी वीडियो से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में एक के बाद एक धमाके नजर आ रहे हैं। जिस वक्त ये हमले हुए तब इमारत के आसपास आम लोग मौजूद थे जो जान बचाकर भागते नजर आए। Oh my God. Oh my God. Oh my God. इस ऑपरेशन को आईडीएफ और शिन बैट ने मिलकर अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन समिट ऑफ फायर नाम दिया गया। दरअसल दोहा में हमास की पॉलिटिकल विंग की बैठक होनी थी। यह बैठक दोहा में हमास के मुख्यालय में होने वाली थी। इस बैठक का उद्देश्य नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा था। बैठक में हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया और हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल भी शामिल होने वाले थे। दावा है कि इजरायल ने ये हमले खलील अल हैया और खालिद मशाल को टारगेट कर किए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमले में दोनों की मौत हो गई, जबकि हमास ने इन दावों का खंडन किया है। हमास की माने तो इस हमले में खलील अल हैया के बेटे और उनके कार्यालय निदेशक की मौत हो गई।
गाजा युद्ध शुरू होने के बाद कतर ऐसा 5वां देश है जिस पर इजराइल ने बमबारी की है। इजराइल कतर के अलावा लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया पर हमले कर चुका है। बेंजामिन अपने हर बारूदी कदम के पीछे हमास को खत्म करने या इजराइल की सुरक्षा का हवाला देते हैं और अब इजरायली एयरफोर्स से कतर भी सुरक्षित नहीं है। माना जा रहा है कि दोहा पर इजराइल के हमले अरब के समीकरण बदल सकते हैं और इसका नतीजा होगा अरब देशों का अमेरिका से दूर होना। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। अमेरिका का अल उदैद एयरबेस राजधानी दोहा में है। दोहा की सुरक्षा में अमेरिका का सबसे एडवांस्ड थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसके अलावा कई रडार सिस्टम भी मौजूद हैं। लेकिन इजरायली हमले से पहले ना रडार ने कोई सिग्नल दिए और ना ही डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को रोकने की कोशिश की। तो अमेरिका ने हमले की जानकारी तक सिर्फ 10 मिनट पहले दी, जबकि इजराइल का दावा है कि इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। हमले का वक्त भी पहले से तय था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इन दावों से इनकार कर रहे हैं। कतर अमेरिका का सबसे बड़ा हिमायती देश माना जाता है। अरब में कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका संभालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर उन देशों में शामिल है जिसने अमेरिका के साथ सबसे बड़ा आर्थिक समझौता किया था। मई 2025 में ट्रंप कतर दौरे पर गए थे। अमेरिका और कतर के बीच $1.2 ट्रिलियन का समझौता हुआ। व्हाइट हाउस ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सौदा करार दिया था। कतर ने ट्रंप को लग्जरी विमान बोइंग 747 भी गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 3,300 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी साझेदारी के बाद भी इजराइल का कतर की राजधानी में बमबारी करना अमेरिका को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। माना जा रहा है कि इसके बाद अरब के देश अमेरिका से दूरी बना सकते हैं, खासकर वो देश जो अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के भरोसे बेहद इत्मीनान से जी रहे थे। कतर में इजराइल के इन हमलों से अरब के देश भड़के हुए हैं। यूएई ने इसे कायरतापूर्ण हमले बताते हुए अरब की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं सऊदी अरब ने कतर को समर्थन देते हुए इजराइल के खिलाफ उसकी हर तरह से मदद देने का भरोसा दिया है। अरब में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा है, जिसका फायदा ईरान उठाने की कोशिश में है। ईरान ने अरब के देशों से करीबी बढ़ाने और अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कतर के अमीर हमद अल थानी को फोन किया। अरागची ने अल थानी को इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही कहा कि ईरान हर तरह से कतर के साथ है। अल थानी ने कहा कि नेतन्याहू अपराध सीमा पार कर चुके हैं। साफ है, बीते 24 घंटे में कतर में जो कुछ हुआ उसने अरब में अमेरिका की साख और उसके भरोसे को सवालों के घेरे में ला दिया है, जो अरब को एकजुट कर सकता है। और ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात नेपाल विद्रोह के परिणाम की। नेपाल में फिलहाल अब शांति है, वहां कल सुबह तक कर्फ्यू लागू है, लेकिन हिंसा और उत्पात के बाद अब नेपाल का भविष्य क्या होगा? नेपाल में सत्ता की बागडोर किसे मिलने जा रही है? सत्ता की रेस में कौन कौन शामिल है? इन्हीं सब सवालों का जवाब दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू आक्रोश की आग में 2 दिनों से इसी तरह जलती रही। दो दिनों के बाद हिंसक प्रदर्शन तब शांत हुआ जब शासन की बागडोर नेपाल की सेना ने अपने हाथ में ले ली।
अब पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू है। दो दिनों तक जो हिंसा हुई उसमें काठमांडू की सूरत बदल गई। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की तस्वीरें दिखी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, सचिवालय में आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के निजी आवास को जला दिया गया। नेपाली प्रधानमंत्री के ऑफिस सिंह दरबार का दहन कर दिया गया। प्रधानमंत्री के निजी आवास को जला दिया गया। क्रोध की आग में कई मंत्रियों के घर को स्वाहा कर दिया गया। कई सरकारी इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई मीडिया दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। काठमांडू में होटल हिल्टन भी आगजनी से बर्बाद हो गया। इस तरह के तार लगाए गए हैं कि अगर कोई अब भी जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको आगे किया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल्स के रूम को जलाया गया। इसके अलावा जो बैरियर्स यहां पर लगे गए थे उसको जलाया गया। और अंदर की आप तस्वीर देखिए, सेना यहां पर सुरक्षा संभाली हुई है। इस तरफ से जरा दिखाइएगा। और ये राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर है कल जिसको पूरी दुनिया ने देखा, संसद भवन को। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। जो नेता सत्ता में नहीं हैं, उनके घर भी जला दिए। इनमें नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार और नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा के घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिन घरों और सरकारी इमारतों में आग लगाई, वहां लूटपाट भी की। सेना ने लूटपाट करने के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान नेपाल की 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदियों के भागने की खबर है। हिंसा और उत्पात की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच नेपाली सेना और जेन जी के बीच नेपाल का भविष्य तय करने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में जेन जी ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। ऐसे में सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जिस सुशीला कार्की के नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, वो कौन है, अब इसे जानते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखती हैं। उनकी छवि बेहद साफ सुथरी और ईमानदार वाली है। वो 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने वाराणसी के बीएचयू से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर किया है। कार्की के अलावा कई और लोग नेपाल की कमान संभालने की रेस में हैं। जेन जी के प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली एनजीओ हामी नेपाल के अध्यक्ष सुदन गुरुङ, उनमें जेन जी के प्रदर्शन को समर्थन देने वाले काठमांडू के मेयर हालेन शाह, नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला और नेपाल बिजली विभाग के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कोलगाम घिसिङ भी हैं। हालांकि अब जेन जी का रुझान सुशीला कार्की की तरफ ज्यादा है। ऐसे में आने वाले वक्त में सुशीला कार्की नेपाली शासन की बागडोर संभाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सुशीला कार्की के बारे में हमने आपको बताया था कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकती हैं, लेकिन अब खबर है कि नेपाल में सुशीला कार्की का विरोध हो रहा है। कार्की को पीएम बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सेना मुख्यालय पर युवा पहुंचे हैं कुछ और उन्होंने प्रदर्शन किया है। जेन जी सुशीला कार्की को पीएम बनाने के पक्ष में है, लेकिन कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया है। खैर, इसमें जो भी अपडेट होगा आपको देंगे, लेकिन अब चलते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए तो उसकी एक ठोस वजह थी, लेकिन उसके बाद इजराइल अब तक नहीं रुका। लेबनान और यमन पर हमलों के बीच ईरान से 12 दिनों का युद्ध चला। यह सब ट्रंप की वजह से हो रहा है।
अब इजराइल की हिम्मत बढ़ती जा रही है। इजराइल ने कतर में हमला किया, ट्यूनीशिया के जल क्षेत्र में ड्रोन हमले का आरोप भी इजराइल पर लग रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि कई देश एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ महासंग्राम शुरू कर सकते हैं। गाजा की तबाही का मिशन जारी है। इजराइल हर दिन बम बरसा रहा है। इसी बीच दुनिया ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन देखा। लेबनान में धमाके होते रहे, फिर सीरिया और यमन। इजराइल लगातार हमलावर है। 24 घंटे में इजराइल ने कई हमले किए। कतर, ट्यूनीशिया तक हमले हुए हैं। छोटा सा देश अमेरिका के दम पर लगातार कई देशों में हमले कर रहा है और माना जा रहा है कि इजराइल का यही रवैया अरब में एक बड़े युद्ध की वजह बन सकता है। चौबीस घंटे में इजराइल से यमन, गाजा, सीरिया, लेबनान, ट्यूनीशिया और कतर तक हमले हुए हैं। गाजा के लिए सहायता ले जा रहे एक जहाज को ट्यूनीशियाई जल क्षेत्र में ड्रोन से निशाना बनाया गया। चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने किया। अब इन हमलों का असर यह हुआ कि हर देश इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। अगर इजराइल ऐसे ही हमले करता रहा तो अरब में घमासान भी छिड़ सकता है। पश्चिम एशिया में अशांति का दौर लगातार जारी है। गाजा में 90% आबादी विस्थापित हो गई है। हूती और हिजबुल्लाह खुद को संगठित कर रहे हैं। इस वक्त इजराइल से बदला लेने की ताकत में कई संगठन हैं। हूती लगातार हमले कर भी रहा है, जबकि ईरान लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान ने गाजा और लेबनान का जो अंजाम देखा है, उसके बाद अलग तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका और इजराइल के दोस्तों और समर्थकों का इस्तेमाल होगा। खामनेई अब प्रॉक्सी संगठनों को बेहद मजबूत बनाकर इजराइल पर हमले करवा सकते हैं। इसलिए अब ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल की सेना के लिए घुसना बेहद मुश्किल हो। ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल अपनी मर्जी से घातक हमले ना कर सके। खामनेई ने ऐसे देशों को चुना है जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका जिनसे रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता। इजराइल जहां किसी तरह का एक्शन ना ले सके। खामनेई का सीक्रेट प्लान ऐसा है कि इजराइल ही नहीं बल्कि कई सुन्नी देशों की मुसीबत बढ़ जाएगी। बहरीन में भी इजराइल के दुश्मन तैयार हो रहे हैं। ओमान और जॉर्डन से भी इजराइल पर हमले की तैयारी चल रही है। कुवैत में भी इजराइल के दुश्मनों की टोली तैयार हो रही है। इन तमाम देशों पर हवाई हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। ईरान ने ऐसे संगठनों को तलाशा है जो इजराइल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। ईरान की यह रणनीति कई देशों को युद्ध की आग में जला सकती है, क्योंकि इजराइल बदला लेने के लिए अमेरिका को अनसुना भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका यहां सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं पुएर्तो रिको में
यूएस का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डराने, मादुरो को झुकाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वेनेजुएला से करीब 800 किलोमीटर दूर पुर्तो रिको द्वीप से आई ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा सबूत है। यहां समंदर में अमेरिका के वॉरशिप बारूद उगल रहे हैं, तो आसमान से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन को तबाह करने की ड्रिल जारी है। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, अमेरिका को सैन्य मूवमेंट रोकना होगा, वरना हम सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारे जवान वेनेजुएला की शांति और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। मादुरो ने न सिर्फ ट्रंप को धमकी दी, बल्कि युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। तटीय इलाकों में वेनेजुएला की सेना तेजी से अपनी तैनाती बढ़ा रही है। वेनेजुएला ने तटीय इलाकों पर फाइटर जेट और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। नेवी ने युद्धपोतों को अलर्ट मोड पर रखा है। 15,751 डिफेंस बेस को एक्टिवेट कर दिया गया है। मादुरो की तैयारियों से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं है। वेनेजुएला की इन तैयारियों की एक बड़ी वजह उसके आसपास बढ़ती अमेरिकी सेना की तैनाती है।